सो देयर इज अ डाउट कि लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है। ये ऑर्डिनरी कंपनीज होती हैं, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। इसमें पार्टनर नहीं, मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मान लो किसी व्यक्ति के पास 1000 शेयर्स हैं और कंपनी का 2 रुपए पर शेयर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसको 2000 रुपए देने पड़ेंगे अगर कंपनी वाइंड अप होगी, अदरवाइज उसे कुछ नहीं पे करना। ठीक। अच्छा, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूँ और फिर मुझे बैलेंस शीट भी सिखानी है किसी कंपनी की, तो बैलेंस शीट किस तरह से चलती है उसका मैं हिसाब किताब बता के चलूंगा आपको। पर पहले जरा देखते हैं क्या एक ब्रॉड स्ट्रक्चर आपके सामने कि इशू ऑफ शेयर्स जब हम लेके चलते हैं तो उसमें प्रैक्टिकली क्या क्या निकलता है। इशू ऑफ शेयर्स जनरली इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं वो। हमने बोला इशू ऑफ शेयर्स हम क्या लेके चलते हैं, फॉर कैश। ये दो तरह से हो सकता है फॉर कैश में, एट प्रीमियम, एट पार और एट प्रीमियम पे। कैश में जब आप शेयर इशू करेंगे, पार में इशू करेंगे और किस पे इशू करेंगे, प्रीमियम पे इशू करेंगे। मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इशू करोगे तो पार कहलाएगा, 10 रुपए का शेयर 15, 12, 17, 20, 400, 500, 800 कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट आपके सिलेबस में नहीं है, वो कंपनीज एक्ट से हट चुका है। फिर फॉर, इसे नोट कर लीजिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश की फॉर्म में। मतलब आप क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं और एक्वायरिंग फॉर एक्वायरिंग एन एसेट, कोई एसेट खरीद लिया आपने, इसमें भी शेयर कैसे इशू सकते हैं, एट पार पे और एट प्रीमियम पे, ऐसे करके। और फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, ठीक है, इसमें भी शेयर कैसे इशू हो सकते हैं, एट पार पर और एट प्रीमियम पर। इस तरह से चलती है गाड़ी। और फिर अलग अलग तरह से शेयर इशू हो सकते हैं। कैसे शेयर इशू हो सकते हैं, प्रोमोटर्स को शेयर इशू होते हैं, किसको, प्रोमोटर्स को, अंडरराइटर्स को, ये भी। और फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में भी शेयर जाते हैं। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज आल्सो जिसके थ्रू शेयर इशू कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली आपको ब्रॉडली यही सारी चीजें पढ़नी है। कैश में पढ़ना है, कंसिडरेशन, प्रोमोटर की, अंडरराइटर की, ईएसओपी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे उसके बारे में। ऐसा चलता है, ये स्ट्रक्चर है। हम लोग करेंगे शेयर इशू करते हैं कैश। अब बिफोर आई स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, समझ लें जो हम अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं वो करीब करीब 50 साल पुरानी अकाउंटिंग है, जहां पर लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता था कि किसी एक कंपनी के शेयर को आसानी से खरीद सके। क्योंकि आज से अगर मैं बोलूं 1970 में, 1975 में, 1970 में, आज 72, मतलब आज से 50 साल पहले किसी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए ही होती थी। लेकिन उस समय एक आदमी की जो सैलरी होती थी क्लर्क की या पियोन की, 50, 60, 65 रुपीज, 70 रुपीज तक होती थी। आईएएस ऑफिसर की सैलरी 1000 रुपए, 1100 रुपए होती थी। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते थे उनकी सैलरी 5000 रुपए होती थी। तो ऐसे में बंदा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांट अफोर्ड टू बाय 1000 शेयर्स, क्योंकि 10,000, एक 10 शेयर 1 रुपए का कितना, 10,000 का हो जाता था। और शेयर मार्केट उतनी ज्यादा पॉपुलर, उतना ज्यादा नहीं था, जुआ गैम्बल बोला जाता था, आज भी बोला जाता है। तो उस समय क्या होता था कि जो शेयर्स होते थे, कंपनीज एक्ट परमिशन देता था कि आप अपने शेयर्स की जो वैल्यू है उन्हें एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या सेकंड कॉल या फाइनल कॉल में क्या कर सके, टुकड़ा टुकड़ा करके मंगा लें। आज भी वही अकाउंटिंग चल रही है आपकी। आज की डेट में आपने देखा होगा जब आईपीओ इश्यू होता है तो एक शेयर का पैसा लमसम मंगा दिया जाता है, टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं मंगाया जाता। ठीक है। तो हम जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो 50 साल पुरानी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जिसमें एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगी, सेकंड कॉल होगी, फाइनल कॉल होगी। या एप्लीकेशन होगा, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी। या ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही पैसा मंगा लें। विल सी द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। फिर फिर जब हम इशू ऑफ शेयर्स को दोबारा से पढ़ते हैं एक और तरीके से इशू ऑफ शेयर्स को, तो वो तरीका आपके पास होता है इशू ऑफ शेयर्स का कि इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल सब्सक्रिप्शन।
नॉर्मल सब्सक्रिप्शन क्या, उसके बाद होता है क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक होती है क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लो आपने 10,000 शेयर इशू करे थे, आपको एग्जैक्टली 10,000 एप्लीकेशन मिल गई, तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। आपको मान लो 40,000 एप्लीकेशन मिली, तो क्या कहलाता है, अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन। और आपको अगर 9,000 एप्लीकेशन मिली, तो क्या कहलाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में एक चीज का ध्यान रखना है, कंपनीज एक्ट कहता है कि अ कंपनी मस्ट गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन which must be sufficient to meet its requirements of funds for the designated purpose। आप बुक देखेंगे, दिखेगा डिटेल में। कंपनी से कभी नहीं बताता कि 90% ऑफ द पेड अप कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द क्या एप्लीकेंट्स, ऐसा नहीं लिखता। सेबी बोलता है इसके बारे में डायरेक्शन, सेबी कहता है कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा, 90% ऑफ द शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक। यानी कि अगर मैंने 10,000 शेयर ऑफर करें, 90,000 9,000 शेयर की एप्लीकेशन मिल जाएगी, तभी आपका इशू सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। हाँ, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा बहुत बोला होगा ना आपको। अब जब देख लेते हैं हम लोग, शेयर जब इश्यू किए जाते हैं मार्केट में, तो अलग अलग तरीके से, आपने बिजनेस स्टडीज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा होगा कि आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, और ई आईपीओ भी होता है। ई आईपीओ देखा होगा आपने, जोमेटो का ऐसा करके निकलता है। तो वहाँ एक प्रोसेस फॉलो होती है। क्या होती है, पहले पहले आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं। अगर मैं बोलूँ तो ट्रेडिशनल आईपीओ में प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं आप लोग, फिर शेयर ऑफर करते हैं पब्लिक को। जब शेयर पब्लिक ऑफर कर लेती है, फिर आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन के क्लोज होने की एक डेट देते हैं। और जब एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है, डेट जब चली जाती है उसकी, तब देखा जाता है कि भाई आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला या नहीं मिला। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो अब आगे क्या करेंगे आप, अब आप क्या करते हैं आगे, उन शेयर को अलॉट करने से पहले, उन शेयर को अलॉट करने से पहले अप्लाई करते हो किसी वैलिड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और सुनो, एप्लीकेशन मनी जो मिलती है ना आपको सारी की सारी, वो एप्लीकेशन मनी कहाँ चली जाती है, कंपनी के अकाउंट में नहीं चली जाती। एक अलग से अकाउंट खुलता है, जिस अकाउंट का नाम होता है एस्क्रो अकाउंट। क्या होता है, एस्क्रो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट खुलता है किसी बैंकिंग कंपनी के अंदर, सारा का सारा पैसा इस एस्क्रो अकाउंट के अंदर चला जाता है। और ये एस्क्रो अकाउंट जो होता है, आउट ऑफ बाउंड होता है कंपनी के लिए। जब तक कि इशू सक्सेसफुल ना हो जाए, शेयर्स अलॉट ना हो जाए, तब तक कंपनी से टच नहीं करती थी। पुराने जमाने में क्या होता था, सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में आता था, इशू फेल हो जाता था, कंपनी किसी का पैसा वापस ही नहीं करती थी। सेबी ने स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, पैसा एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। एक प्रोस्पेक्टस छपा जाता है, ठीक है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन, रिस्क, सॉर्ट होते हैं, सॉर्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, समझ लो उस तरह का डॉक्यूमेंट होता है। हमारे बैंकर कौन होंगे, हमारे प्रमोटर कौन होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या, हमारे टारगेट्स क्या, एक्सपेंशन, ग्रोथ प्लान, रिस्क क्या, एवरीथिंग इज मेंशन इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है उस समय पर, जिसको कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता होगा, जैसे श्रेयांशी, 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 श्रेयांशी बैठे हैं, सियांशी, श्रेयांशी, ठीक है, ये बैठे हैं पीछे। और बहुत ही मतलब स्टूपिड सा एग्जांपल है। देखा होगा ना, कई लोगों को मैं अपने स्कूल में जब देखता हूँ, तो बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल गोल्डन बाल उनके होते हैं, ग्रीन भी होते हैं उनके, अलग रेड रेड भी हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के बाल होते हैं। तो श्रेयांशी किसी कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी है, और वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टर ड्राफ्ट करती है। तो अ प्रोस्पेक्टस व्हिच इज ड्राफ्टेड बाय अ गर्ल हैविंग रेड हेयर इज नोन एज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, सही है ना। लाल बाल वाली लड़की ने प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट किया, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस हो गया। क्यों, बढ़िया लग रहा है ना, अच्छा मजेदार है कंपनी अकाउंट्स। मोस्ट स्टूपिड एग्जांपल हैव एवर गिवन, ऐसा कुछ नहीं होता। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्यों बोलते हैं उसको, इसकी स्पेलिंग ये होती है ऐसे, रेड, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेंगे, लेट मी चेक। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस, जहां पर क्या होता है, जहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस, देखो भाई, अगर आपने शेयर इशू किया, हाँ, अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने क्या किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया, और आप आज की डेट में क्या कर रहे हैं, आईपीओ इशू कर रहे हैं, जिसमें आपने प्राइस रेंज रख दिया, कितना आपने प्राइस रेंज रखा है यहाँ पर, क्या 200 से
250 का प्राइस रेंज रख दिया। तो प्रोस्पेक्टस में आपको बताना पड़ेगा ना एग्जैक्टली आपके पर शेयर की प्राइस कितनी होगी। 10 रुपए का शेयर है, आप 200 से 250 के प्राइस रेंज में उसे इश्यू कर रहे हो। तो जो अगर फिर देखो इसके बाद इस रेड हेरिंग प्रोसेस प्रोस्पेक्ट के साथ एक और चीज आती है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। एक और प्रोसेस होती है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये क्या होगा, कैसे बनती है बुक? जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चे खिलौना खेलते हैं, एक मतलब नकली प्लास्टिक की ब्रिक के ऊपर ब्रिक लगा के दुनिया भर के खेल तमाशे करते हैं। ऐसे क्या होता है, बुक्स रखी, एक किताब दो उनसे क्या कर दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया और झोपड़ी झोपड़ी खेला उससे। बुक बिल्डिंग प्रोसेस ऐसे ही होता होगा ना मिस्टर कबीरा? किसको बोलते होंगे बुक बिल्डिंग प्रोसेस? ऑनलाइन में बताएगा कोई मुझे बुक बिल्डिंग प्रोसेस? लक्ष्य? नहीं। This is the process of price discovery of a share of a company through the market forces of demand and supply. आपके शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या डिसाइड होगी, वो डिसाइड करेगा कौन? डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट फोर्सेस। अगर आपका शेयर बहुत पॉपुलर, आपकी कंपनी बहुत पॉपुलर, तो लोग क्या करेंगे, इसका कोड क्या मेंशन करेंगे? 200 रुपया, 250 रुपया, ताकि हर बच्चे को, हर बंदे को 250 रुपए में। अब मान लो आपको 200 रुपए की भी एप्लीकेशन मिली और 250 की है, और मेजोरिटी एप्लीकेशन आपकी 250 की है, तो आप क्या करोगे? आपके शेयर का प्राइस कितना फिक्स हो जाएगा? 250 मार्केट प्राइस आपका शेयर। तो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज नोन एज बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और वो प्रोस्पेक्टस जिसमें शेयर का प्राइस तो मेंशन ही नहीं होता, क्योंकि शेयर का प्राइस तो मार्केट, जब शेयर अलॉट होंगे तब होगा ना शेयर, जब इशू ओपन होगा मार्केट में तब तो प्राइस डिसाइड होगा। तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसके अंदर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस आर सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर एंड दे आर प्रिंटेड विद रेड इंक। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, इशू ओपन हो गया, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से प्राइस डिसाइड हुआ। अब आपका शेयर का प्राइस 250 रुपए डिसाइड हो गया। आपने 1 करोड़ शेयर करे थे और 1 करोड़ 20 लाख की एप्लीकेशन आ गई, इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब क्या होगा, कंपनी क्या करती है कि कोई लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हिंदुस्तान का लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है फॉरेन का, उसमें अपने शेयरों की लिस्टिंग कराती है। ठीक है, लिस्टिंग की एप्लीकेशन देती है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन पर काम हो गया तो ठीक है, अगर 1 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन पर आपको जवाब नहीं मिला तो आपको अपना इशू कैंसिल करना पड़ेगा और आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने के बावजूद भी 30 डेज के अंदर अंदर। लेकिन जनरली 30 डेज के अंदर लिस्टिंग मिल जाती है। लिस्टिंग मिल जाती है ना जब, तब आपने देखा होगा क्या होता है, एक मुहूर्त का घंटा बजाया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मुहूर्त का घंटा बजता है तब। ठीक है, और क्या होता है उस मुहूर्त के घंटे में, अगर आप देखेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर मान लो पहली बार जब किसी कंपनी के शेयर डाले जाते हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो चेयरमैन होता है बंदा, वो, जैसे मैं दिखाता हूँ, लाइका का नाम सुना था? नायका, किसका? हाँ, तो अभी देखिए आप स्क्रीन पर दिखेगा आपको यहाँ पर, मुहूर्त ट्रेडिंग जो होती है वो जब शुरुआत होती है उसकी, आई थिंक यू कैन सी दिस ऑन स्क्रीन, दिख रहा होगा शायद आपको, दिख रहा है यहाँ पर ये? यस। हाँ, ये घंटा इस तरह से लिटरली ये रस्म निभाई जाती है, ये वाली रस्म। एनीवे, तो क्या होता है, फिर आपके जो शेयर्स हैं, अब मैंने हटा दिया, आपके जो शेयर्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं कि भाई हाँ हमने आपके शेयर्स को लिस्ट कर दिया, बिना लिस्टिंग के आपके शेयर ट्रेड हो नहीं सकते, कागज का टुकड़ा है वो तो। ठीक है, तो क्या होगा कि जब आपके शेयर लिस्ट हो जाएंगे किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में, तब जाके आप अलॉटमेंट करते हो, यानी कि एप्लीकेशन मिलना और 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी पूरा हो जाना, इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाना भी गारंटी नहीं कि आपका इशू सक्सेसफुल है या नहीं है। अब सुनिए, जैसे आप शेयर अलॉट करते हैं शेयर होल्डर को, तब ये एस्क्रो अकाउंट का जो कंट्रोल है किसके हाथ में आ जाता है? आपके हाथ में आ जाता है। और अगर इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेटेड होते हैं ये एस्क्रो अकाउंट, और जिसने पैसा दे रखा होता है उसके अकाउंट में पैसा वापस चला जाता है। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, इंतजार नहीं करना पड़ता। लाइक मैंने एक कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करा था, और मैंने 10 शेयर की औकात है मेरी, तो मैंने 10 शेयर के लिए अप्लाई करा था, 500 रुपए का, मतलब
5,000, 7,000, 8,000 ऐसे शेयर्स के लिए मैंने अप्लाई करा था। मेरा इशू नहीं निकला, मेरा नाम नहीं निकला, मेरे नाम पे शेयर अलॉट नहीं हुए, और जैसे इशू ओपन हुआ, मेरे शेयर अलॉट नहीं हुए, विदिन 2 आवर्स मेरे अकाउंट में पैसा वापस आ गया। एस्क्रो अकाउंट का ये फायदा होता है। तो एस्क्रो अकाउंट पे आपकी एक्सेसिबिलिटी कब होगी? जब आपका इशू क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगी, शेयर अलॉट हो जाएंगे, तब तब कंपनी क्या कर सकती है, इस एस्क्रो अकाउंट को खोल सकती है और इस पर क्या कर लेगी, अपना अपना उस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। अदरवाइज ये कंपनी की रीच से बाहर होता है, इशू सक्सेसफुल नहीं हुआ, एस्क्रो अकाउंट विल नॉट बी इन योर रीच, आपको सारा का सारा पैसा ऑटोमेटिकली वापस चला जाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें होती थी। ट्रेडिंग कैसे होती थी, किस तरह की होती थी, उससे रिलेटेड बातें थी। अब जरा प्रैक्टिकली देख लेंगे, शेयर जब इशू होते हैं तो देखिए प्रोसेस क्या है कि पहले एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है, फिर अलॉटमेंट होगा। अंडरस्टैंड, आपकी बुक्स में क्या दे रखा है, पहले एप्लीकेशन होगी, फिर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, है ना ऐसा? लेकिन ऐसा नहीं है, पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, अलॉटमेंट होगा ना फिर, और जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू होगा उसी दिन शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अलॉटमेंट का ड्यू होना और शेयर एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना एक ही दिन होता है। तो इस एंट्री को ऊपर नीचे कर देते हैं लोग। तो इसलिए पहली एंट्री क्या दिखती है आपको, एप्लीकेशन का पैसा मिलना, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन के पैसे का शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाना, फिर अलॉटमेंट का ड्यू होना, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलना, फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू होना, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना, फाइनल कॉल का ड्यू होना, फाइनल कॉल का पैसा मिलना, इस तरह की चीजें आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन मिलना और फिर उसका एडजस्ट होना, ये एप्लीकेशन स्टेज पे होता है। बाकी के स्टेज में पहले अमाउंट ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा, मतलब अलॉटमेंट ड्यू होगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, फाइनल कॉल ड्यू होगी, फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, ऐसे कहानी चलती है। ठीक है, और एप्लीकेशन का पैसा देखो, आप शेयर कैपिटल शब्द तब तक यूज नहीं कर सकते हो जब तक क्या आपके शेयर अलॉट ना हो जाए। उससे पहले आप क्या हैं, उससे पहले आप इन्वेस्टर हैं कंपनी के लिए, और जब शेयर अलॉट हो जाएंगे तब आप क्या हैं, शेयर होल्डर हैं कंपनी के। तो शेयर कैपिटल शब्द का तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हम जब तक क्या ना हो जाए, शेयर अलॉटमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं इससे रिलेटेड एक। आई राइट वन क्वेश्चन हियर, आई सॉल्व दैट क्वेश्चन देयर, और आपको करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आलू लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 equity shares of rupees 10 each to the public, on which amount payable per share was as follows. एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट कॉल पर, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट कॉल पर ₹2, फाइनल कॉल पर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस। अब क्या पता लगाएंगे बैलेंस कितना है जी, आप लिखिए 2, 3, 2 और यहाँ लिख दीजिए 10, तो ऑब्वियसली कितना हो गया, 3 निकल गया फाइनल कॉल से बैलेंस। दिक्कत है, बहुत सिर उठा के देखना पड़ता है क्या बोर्ड, बहुत ज्यादा उठा के देखना पड़ता है बोर्ड है। अच्छा, आई विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। तो देखिए, अब पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर all the shares and money due was timely received। अब आपको जनरल एंट्री करनी है, ये है, हैं? वैसे नागपाल करा क्या सर, बच्चों वाली चीज करा रहे हो, ये तो 11th में कर चुका है इसको। ठीक है, अब इससे नागपाल देख रहे हो आप कि हमने तब ना
फंडामेंटल पढ़ा था, ना पार्टनरशिप पढ़ी थी, ना कंपनी अकाउंट पढ़ा था, और करे जा रहे थे। बट ही इज अ मतलब ब्रेव चाइल्ड। ठीक है, चलें आगे, चलें शुरू करें। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं आप। आई शो यू हियर। शुरू करें इसको, चलिए। फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल एंट्री का, फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल एंट्री का। पहली एंट्री, बैंक या बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और आपके शेयर हैं 10,000, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपया, दिस इज 20,000 एंड 20,000। फिर भी लोग रटते हैं इसको, जरा समझें क्या लिखेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसे करके एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, पहली एंट्री। क्या लॉजिक है इसका, देखिए। बैंक नाम की एसेट्स बढ़ गई और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम की टेम्पररी लायबिलिटी बढ़ गई। आपने किसी को कुछ दिया, पैसा लिया, कुछ दिया किसी को, नहीं दिया ना, तो योर टेम्पररी लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड। ऐसा होता है, टेम्पररी लायबिलिटी आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री देखिए, अभी नोट मत करना प्लीज, अभी नोट मत करना, समझना। दूसरी एंट्री एक्चुअली ये होती है क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, उसके बाद जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये अलॉटमेंट एंट्री ड्यू करनी पड़ेगी। ठीक है। और तीसरी एंट्री होती है वो एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करने की एंट्री, लेकिन ये दोनों एंट्रियां सेम डे होती हैं, इसीलिए हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जो रियल प्रोसेस है वो ऐसा है, कितना, 10,000 इंटू 3, 30,000। इसे लिखना मत, मैं क्योंकि इसका सीक्वेंस चेक करूंगा अभी। 30,000 और नरेशन बनती है क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। और फिर तीसरी एंट्री होती है क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, 20,000 से और 20,000 से। देख रहे हैं, आप एप्लीकेशन शब्द यूज करेंगे, शेयर कैपिटल शब्द यूज नहीं कर सकते हैं जब तक शेयर अलॉटमेंट ना हो। तो ये और ये एक ही दिन होती हैं, और इसकी नरेशन क्या लिखी जाती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। लेकिन अब मैं कह रहा हूं लिख मत भाई, तू लिख रहा है यार, उसको मना करो, डोंट राइट इट। ठीक है, गॉट इट। पहले ये होता है फिर ये होता है, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही दिन होता है, इसलिए हम इसे ऊपर कर देते हैं, इसे नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा आप, जो आपकी बुक में सीक्वेंस देखने को मिलेगा वो क्या होगा। आपकी बुक में जो सीक्वेंस दिखेगा वो इस तरह से होगा, ऐसे। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 20,000 से। और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, दिस इज हाउ इट विल हैपन। ठीक है, एडजस्टेड हो गया। नंबर 3, ऐसा करने के बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 3 रुपए है, तो 30,000 हो जाएगा। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इसका लॉजिक समझिए। आपने बैंक डेबिट किया,
और एक लायबिलिटी बढ़ाई। अब आपने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की लायबिलिटी खत्म कर दी और इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम की परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट कर दी। ठीक है, और जरा इन दोनों एंट्रियों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है? बस हर एंट्री के बाद, हर स्टेज के बाद आपके पास होगा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा होगा। फिर से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम की एक टेम्पररी एसेट्स बढ़ाते हैं हम, ड्यू कर रहे हैं ना, पैसा लेने की बात कर रहे हैं। टू, ये जो टू होता है ना, टू, कुछ लोग पता कहां लिखते हैं इसको, यहां लिखते हैं टू। नहीं, जर्नल एंट्री में कैसे लिखना है, यहाँ यहाँ बीच में थोड़ा जाके यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 से क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, 4 नंबर एंट्री, पैसा लेने की बारी, कह रहा ना सारा पैसा टाइम पे मिल गया। व्हाट एंट्री आई हैव टू राइट हियर, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 30,000 से और 30,000 से, क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। लॉजिक समझे जरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम की टेम्पररी लायबिलिटी एसेट्स बढ़ी और इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की परमानेंट लायबिलिटी बढ़ी। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम की एसेट्स खत्म हो गई और बैंक नाम की एसेट्स बढ़ गई। जरा दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है, व्हाट इज द रिजल्ट, बताओ, टू शेयर कैपिटल, है ना। तो लोग ना एंट्रीज को याद कर लेते हैं, एंट्रीज को याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर्स इंटू कितने से कर रहा हूं मैं, 2 रुपए से, 20,000 से और 20,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से, क्या नरेशन लिखूंगा मैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, डिफॉल्टर तो कोई है ही नहीं, सारा पैसा तो आ गया, तो अगली एंट्री क्या लिखूंगा मैं, बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कबीरा तुम तो चैंपियन हो भाई, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, डन। दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है, बैंक डेबिट टू, नहीं लिख रहे शाश्वत, चैप्टर की शुरुआत हो रही है बेटा, लिखते चलो। नंबर 7, हाउ ब्लंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 10,000 शेयर्स, 3 रुपए का एक शेयर, 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 30,000 से, और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव, फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 30,000 से और 30,000 से, क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, कंबाइन करो दोनों एंट्री को, क्या होगा, हाँ, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कुछ भी ना, ये देखो, दिस एप्लीकेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड इट इज डेबिटेड, खत्म, अलॉटमेंट डेबिटेड अलॉटमेंट क्रेडिटेड, खत्म, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड फर्स्ट कॉल खत्म, फाइनल कॉल डेबिटेड फाइनल कॉल क्रेडिट खत्म, बचता क्या आपके पास, बैंक डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जब हम एंट्री क्लोज करते हैं लास्ट तक, फाइनल तक, तो आपकी यही एंट्री जाती है, दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है जी।
ठीक है, तो आई थिंक कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बताइए। आसान था। एक क्वेश्चन अपने आप करें आप जरा। ये क्वेश्चन है आपके सामने। कचालू लिमिटेड ऑफर्ड 40,000 equity shares of 20 each public on which amount payable per share was as follows. एप्लीकेशन पर 5, 3, 6 बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, और पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स, मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड। और आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हाँ गुरु, हो जाए शुरू। कर सकते हैं कबीरा ऑनलाइन में, इज इट ओके? कर पाएंगे इसको? यस सर। यस सर। अब ये आरुषि मेरे ख्याल से, लेट अस सी दैट। देखो क्या क्या हुआ, ये है 5, ये है 3, ये है 6 और टोटल है 20। 5, 3, 8, 6, 14 और 6, 20। हाँ, दिस इज 6। ऐसे चलती है कहानी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे हम, 20 इंटू कितना करेंगे, 20, 40,000, 40,000 इंटू कितना करूंगा, 5, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। एंड दिस इज 2 लाख। आई होप दिस इज फाइन। अगली क्या चीज है, ऐसे अगली एंट्री फिर से 40,000 इंटू कितने से बनेगी, 3 से, 1,20,000 रुपए, 1,20,000। ठीक है, अगली एंट्री क्या बनेगी आपकी, अरे 1,20,000 तो पूरा होने तो पहले, फिर उसके बाद अगली एंट्री 40,000 इंटू कितना कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी 240। मेरे लिए तो बड़ा आसान है करना, क्योंकि बोर्ड में मिटा के ठीक करना है। 240 और 240, फिर अगली से क्या हो जाएगी आपकी, फिर से 240 और 240, 40,000 इंटू 6, और फिर से एंट्री कितनी बनेगी, 240 और 2,40,000, ऐसे करके एंट्री बनती है। गॉट इट? ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आपसे कह दे, समझना जरा इसको, ठीक है, या इस पर कोई डाउट तो नहीं किसी को, बताइए मुझे, इस तरह से, इस पर कोई डाउट तो नहीं किसी को, बोलिए। ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। नो सर। नो अच्छा, सर। ठीक है, आई थिंक दिस इज प्रीटी सिंपल, है ना। अब आइए देखते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे कहता रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक ऑल्सो, बचपन वाली कैश बुक, कैश बुक भी बनाओ, कैश बुक, नॉट कैश अकाउंट। हाँ, अरे वाह, पढ़ा इसका मतलब तुमने तो, है ना, क्यों भाई? सही कर रहे हैं। तो देखिए कैसे बनता है, मतलब आगे क्वेश्चन आएंगे, बाद में करवाते, इससे पहले मैं अभी करा देता, ताकि मैं किसी भी क्वेश्चन को बोल सकूं, आप कैश बुक के साथ कर सकें। ठीक है, सेम क्वेश्चन में अगर आता रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक ऑल्सो, तो देखिए फिर हम साथ साथ क्या बनाते, कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से। और आप जानते हैं ना कैश बुक के कॉलम क्या होते हैं, ऐसे, ऐसे, रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट ऑल्सो, और ये भी एक छोटू कॉलम भी और चला जाता है एसएलएफ का, डेट। अबे एलएफ ही होता है, जीएफ नहीं होता, कैश बुक भी तो, कैसे, अच्छा, हाँ, रुक जा, हम कंट्रोवर्सी में नहीं हटा देते हैं यहाँ से, छोड़, रहने दो तुम। ठीक है, पर्टिकुलर्स। आइए देखते हैं, अब क्या मजेदार चीज होगी पता है, जब हम कैश बुक बना लेते हैं बैंक कॉलम वाली, तो जो पहली एंट्री हमारी है ना, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वो कहा, वो जनरल एंट्री में नहीं होगी। नो, बिल्कुल नहीं होगी वो यहाँ पर।
ये एंट्री, क्योंकि हम क्या करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक प्रिंसिपल सब्सिडरी होती है, तो पहली एंट्री जो बनेगी यहाँ पर क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, 40,000 इंटू कितने से कर रहे हैं हम लोग, कितना था वो, नहीं 5, 2 लाख, दिस विल बी द एंट्री। गॉट। भाई दो जगह थोड़ी लिखेगा, सुन, याद करो बचपन, अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सुन ले मेरी बात शाश्वत, सुन ले, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर बीपी और जनरल प्रॉपर, जो कहीं नहीं जाती थी वो जनरल प्रॉपर में जाती है, ठीक है। तो कैश की ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होंगी, कैश बुक में, और क्रेडिट परचेज वाली क्रेडिट परचेज बुक में, क्रेडिट सेल्स वाली। तो जब कोई एंट्री, और जनरल प्रॉपर में क्या होती है, जो कहीं नहीं रिकॉर्ड होती, तो यहाँ जो एंट्री रिकॉर्ड होगी कैश की एंट्री, तो कैश बुक में ट्रांजेक्शन होगी ना, याद करो सब्सिडरी बुक्स बनाते थे हम तब। तो भैया फिर कैश की एंट्री नहीं लिखेंगे यहाँ पर, वो कैश बुक में जाएगी, नहीं लिखते बिल्कुल, 11 भूल गया बचपन। तो बेटा वही तो हम यहाँ भी तो वही कर रहे हैं, अकाउंटिंग ही तो कर रहे हैं, बचपन में कुछ और अकाउंटिंग थी, जवानी में कुछ और अकाउंटिंग थोड़ी होगी ना। हम अगर कैश बुक बना रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ जाएगी और वो ट्रांजेक्शन वहां नहीं जाएगी। अब आपकी पहली एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू, क्या ये, योर दूसरी एंट्री इज गोइंग टू बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और जो पैसा मिलने की एंट्री है, बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट, ये वाली, ये एंट्री अब यहाँ नहीं होगी, ये कहाँ चली जाएगी, इस तरफ। और क्या बनेगी वो एंट्री, देखो यहाँ पर, नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 40,000 इंटू कितना, 3, 1,20,000, ऐसे, ठीक है। फिर एंट्री नंबर 3 क्या होगी आपकी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये जो बैंक की एंट्री है, बैंक की पैसा लेने की, ये कहाँ चली जाएगी, यहां से हट जाएगी, और कहाँ चली जाएगी, इधर 3, किस नाम से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से जाएगी, 2,40,000 से, दिस इज डन, ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू हो जाएगी, और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा कहाँ जाएगा, ऐसे। नंबर 4, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितने से, 2,40 से। नाउ व्हाट इज योर टोटल, आपका टोटल कितना हो गया ये बताइए, 0 0 0 एंड 0, 2 और 1 3 है तो 5 है तो 7, 4 4 8 10 7, 8 लाख, 8 लाख हो गया ना, 40,000 इंटू 20, 8 लाख ही तो होता है, और इधर करते हैं 8 लाख, इधर क्या हो जाएगा, बैलेंस सीधी, कितने का, 8 लाख का। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपकी 4 एंट्रियां कहाँ चली जाएंगी पैसा लेने की, कैश बुक में, और बची हुई 4 एंट्रियां कहाँ चली जाएंगी, जनरल में। सोचो, अगर एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक, कुछ रिफंड भी कर देते, तो बैंक वाली एंट्री वहां चली जाती और बाकी एंट्री यहाँ रह जाती है ना। तो मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ आपके, क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स, जब क्या हो जाता है आपके साथ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और साथ साथ क्या चीजें चलती हैं, कैश बुक बनाने वाली एंट्री भी साथ साथ चली जाती है, तो इस तरह से होती है वो। आई थिंक दिस इज फाइन, समझ पाए, ठीक है। तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको, कि कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत कैसी, तो एक क्वेश्चन आपको बना के भी दिखाया, जिसमें क्या था, आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल था। चलो एक एक टाइप की और क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन थोड़ा सा और कर लेते हैं, है ना। इसे नोट करो भाई साथ साथ, बिल्कुल 4 एंट्री, और ये नहीं, या फिर वो ऊपर वाली की एंट्री काट के लिख दिया, नोट कर रहे हो यार, दिस इज नॉट डन। ये मैं लिख रहा हूं क्या, व्हेन क्वेश्चन आस्क्स अबाउट कैश बुक along with journal entries, कैश बुक विद जर्नल एंट्रीज,
ये तब ऐसा कुछ, तब ऐसा क्वेश्चन बनता, तब बनता ऐसा क्वेश्चन इस तरह से। ठीक है, एक और तरीका सीख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वी हैव अ टाइम, थोड़ा सा, यू कैन अफोर्ड 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तुमने नोट किया नहीं किया दोनों चीजों को? बहुत बदमाश आदमी यार, देख ले। देखिए, अब मैं बोल रहा हूं आपसे क्या कि एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each टू द पब्लिक। ठीक है, अमाउंट पेबल पर शेयर was as follows। ठीक है जी, एप्लीकेशन पर कितना? 2 रुपया, अलॉटमेंट पर कितना? 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पर कितना? 2 रुपया, फाइनल कॉल पर कितना? 3 रुपया। ठीक है, एंड डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट entire amount, या डायरेक्टर डिसाइडेड टू कॉल entire amount at application stage only। करेक्ट। डायरेक्टर ने कहा भाई कोई कोई फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कुछ नहीं, सारा पैसा एप्लीकेशन पे दो। आजकल यही तो होता है। उसके बाद क्या हुआ? पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड। मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड। टाइमली रिसीव्ड, टाइमली रिसीव्ड। चिल, कितना आसान है देखो करना। इसे कहते हैं लमसम, एक साथ पैसा मिल जाना। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, 10,000 शेयर्स इंटू 10, 1 लाख, 1 लाख ही होता है। हाँ, टू इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोलते हैं। और 30,000 शेयर है, 3 लाख रुपए ली, 3 लाख। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नरेशन लिख रहा हूं, मनी रिसीव्ड। वैसे तो पैसा ज्यादा मिल गया लेकिन लिख दिया। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर, क्योंकि हम कॉल तक तो जाएंगे नहीं। हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों लिख रहे हैं पता है? क्योंकि अलॉटमेंट स्टेज पे ही सारा पैसा मिल जाता है। हमने दे दिया था ना, हमारे पास ऑप्शन था कि हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन हमने मन बदल लिया। हमने कहा अब नहीं, कुछ हम एक साथ मंगा लेंगे। तो इसीलिए सुनो, इसीलिए सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज नहीं लिख सकते, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज अलॉटमेंट के बिना तो अधूरी है। बेटा सुन, फर्स्ट कॉल जब तक ड्यू नहीं होगी तब तक रिसीव नहीं कर सकते, फाइनल कॉल जब तक ड्यू नहीं होगी तब तक रिसीव नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे अलॉटमेंट ड्यू नहीं हुई थी, रिसीव कैसे कर लिया? तो मैंने क्या प्रोसेस समझाया था? पहले एप्लीकेशन मिलती है, फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, फिर पैसा मिलता है। तो अलॉटमेंट तो ड्यू हो चुकी है, इसीलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट शब्द यूज कर रहे हैं, वरना हम सीधा एप्लीकेशन शब्द लगा के आगे बढ़ जाते। क्योंकि एप्लीकेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक अलॉटमेंट ड्यू ना हो जाए। आपको सीक्वेंस सिखाई थी ना मैंने, एप्लीकेशन होती है पहले, फिर अलॉटमेंट ड्यू होती है, फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शब्द यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकता। जब तक हम अलॉट नहीं करेंगे शेयर, एप्लीकेशन मिलना जो है तो बेकार होता है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख से, और टू क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एडजस्टेड। इसे लमसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लमसम।
एक साथ। कुछ नहीं हुआ, जब तुमने ड्यू ही नहीं करी वो, तो उसको मंगाने की नौबत ही नहीं आई। जब आपने ड्यू ही नहीं करा उसको ना, भाई फर्स्ट एंड कॉल फाइनल कॉल अगर सीन में आती, ड्यू होती, तो मुझे इसे एडजस्ट करना पड़ता। मैं तो वहां पहुंचा ही नहीं। हमने तो एप्लीकेशन पे क्या कर दिया, डिक्टेट कर दिया कि भैया पैसा पूरा एक साथ दे दो, उन्होंने दे भी दिया। तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का तो कुछ करना ही नहीं अब, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अकाउंटिंग का एक्रूवल प्रिंसिपल है, जब तक ड्यू नहीं करेंगे रिसीव नहीं करेंगे। अब आपने तो अलॉटमेंट तो ड्यू कर चुके होते हो ना आप, कायदे से देखा ये पहने के बाद फिर अलॉटमेंट की एंट्री होती है। अलॉटमेंट तो हो चुका था, इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कंबाइन करके हमने एंट्री कर दी। लमसम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक साथ पैसा मिल जाना। गॉट इट? ठीक है जी, क्लियर है ये वाली बात। अब हम क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है, और अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस करेंगे, और धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो दैट्स ओके।